जाइए और वहाँ पे बहुत सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगर आप आज के इस महत्वपूर्ण लेसन में हम लोग इंपॉर्टेंट कंप्लीट करेंगे क्लास 9 का एससीईआरटी, और क्लास 9 के एससीईआरटी में लगभग टोटल जो आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से मधुमक्खी प्रजाति का उपयोग शहद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शहद यानी हनी को बढ़ाने के लिए कौन से मधुमक्खी की प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। चारों मधुमक्खी का प्रकार है एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरी। अब यहाँ पे जरा देखिए कि कौन से मधुमक्खी प्रजाति का शहद बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को इटली मक्खी भी कहते हैं, इटली फ्लाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे इटली फ्लाई भी कहते हैं एपिस मेलिफेरा को। या इस 4 ऑप्शन में से एक जो एपिस सेरेना इंडिका जो देख रहे हैं यह भारतीय मक्खी है। ये क्या है? भारतीय मक्खी है। कौन? एपिस सेरेना इंडिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन यहाँ से लगभग जो साइंस जो कवर आपके होंगे, अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपके बीपीएससी साइंस में इस पार्ट से आने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन सभी पार्ट से आने वाले हैं। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कंटिन्यू बने रहिए। खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाया जाना कौन सी प्रक्रिया है? अंतर फसलीकरण, फसल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पूर्व नियोजित अनुक्रम मतलब एक व्यवस्थित ढंग से फसल को अदल बदल कर उसके मौसम के अनुसार फसल को अदल बदल कर उसे क्रॉपिंग करना, वह क्या कहलाता है? पूर्व नियोजित अनुक्रम कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर फसलीकरण या फसल चक्र या नाइट्रोजन या कार्बन चक्र। तो क्या इसे अंतर फसलीकरण कहेंगे? नहीं, इसे कहेंगे फसल चक्र। यानी खेत में फसल को अदल बदल कर, यानी समय समय पर उसे अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे फसल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे अंतर फसलीकरण क्या होता है देखिएगा। अंतर फसलीकरण क्या होता है कि एक ही खेत में एक ही बार में 2 फसलों को लगा देना, 2 या 2 से अधिक फसलों को लगा देना। इससे क्या फायदा होता है कि एक ही इरिगेशन में दोनों जो है सो एक ही रिलेटेड इरिगेशन और फर्टिलाइजर की उनको जरूरत होता है। यहाँ पे समझ गए? फसल चक्र, फसल को अदल बदल कर लगाना क्या कहलाता है? जो पूर्व नियोजित तरीके से लगाया जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसअरेंज हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर है, लेकिन चलिए 2 नंबर से इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा जरा। मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है? मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है? अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी, समुद्री संवर्धन, गंभीरता मापी उपग्रह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। इसके जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यह सभी क्या है? सही है। इसके अलावा डेल्टाई क्षेत्रों में एस्चुरी जो नदियां बनाते हैं या जो नदियां डेल्टा बनाते हैं, वहां भी मछलियों का उत्पादन व्यापक स्तर पर लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, तो ये सभी उत्पादन की बढ़ाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट 4th, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि फसलों को कितने आवश्यक बृहत पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए? ठीक है, तो पौधों को, यानी जो फसल होते हैं उनको पहले ये जानिए कि ये पोषक तत्व चाहिए कितना। तो पौधों को चाहिए 16 पोषक तत्व। 16 इसे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होता है। कितने न्यूट्रिएंट की? 16 में से 3 जो हैं ये पाते हैं हवा से। कहाँ से पा लेते हैं? हवा से। ठीक है, कौन कौन हवा से ये ले लेते हैं? हवा से ले लेते हैं ऑक्सीजन, हवा से ले लेते हैं हाइड्रोजन, हवा से ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, हवा से ले लेते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावे ये पानी से भी प्राप्त कर लेते हैं क्या चीज़? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, इस पानी से भी इनको मिल जाता है और हवा से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, और पानी से भी। तो तीन जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है कौन कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये 3 जो हैं ये प्राप्त कर लिए। तो 16 में से 3 जो हैं वो प्राप्त कर लिए कहाँ से? हवा और पानी से। अब आइए 13 में से ये 2 भागों में बंटता है, एक 7 और एक 6। अब यहाँ पे देखिए कि जो 7 जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। 7 जो है वह सूक्ष्म पोषक तत्व है, और 6 जो है ये बृहत पोषक तत्व है। कैसा पोषक तत्व है? बृहत पोषक तत्व। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहत पोषक तत्वों की पौधों में मात्रा चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 बृहत पोषक तत्वों की पौधों में मात्रा चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कुक्कुट पालन में इनमें से कौन सा विटामिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कुक्कुट पालन में, मुर्गी पालन में जो विटामिन की आवश्यकता होता है मुर्गियों के पालन के लिए, वह विटामिन ए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए महत्वपूर्ण है, और कौन दूसरा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन के भी महत्वपूर्ण है। 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 तो इस कारण से एक से अधिक कौन कौन विटामिन हो गया? विटामिन ए और के मुर्गी पालन के लिए चाहिए, कुक्कुट पालन के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर।
किसानों का मित्र केचुआ, किसानों का मित्र केचुआ इनमें से कैसे सहयोगी है? कैसे सहयोगी है? हरी खाद तैयार करता है केचुआ, वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है, उर्वरक तैयार करता है, या खाद तैयार करता है? इसका आंसर कीजिए, बताइए। आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब आप देखेंगे उर्वरक, यह क्या है? फर्टिलाइजर। ये रासायनिक केमिकल, ये क्या होता है? केमिकल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर। अब जब कंपोस्ट, अब आप देखिए यहाँ पे खाद, खाद जो देखेंगे ये कैसे मिलता है? ये हमें जो प्राकृतिक उपलब्धता होता है, जैसे गोबर हो गया, ये सभी क्या आ जाते हैं? खाद में आ जाते हैं। उसके बाद एक और आप देखिए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। तो हरी खाद को जरा समझिए कि जो ऐसे पौधे जो खेतों में ही इसे बोया जाता है और फसल क्रॉपिंग के समय इसे खेतों में ही जोत दिया जाता है, कल्टीवेट कर दिया जाता है ताकि वो फसल पैदावार को बढ़ाए, ठीक है, वो तो हरी खाद हो गया। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं ये केचुआ के सहयोग से बनता है, इस कारण से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, उर्वरक, खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट, ये सभी जो हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में कार्य करते हैं। इनमें से कौन सी विटामिन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, इनमें से कौन सी मिट्टी में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सी मिट्टी में खाद का उपयोग करते हैं? उर्वरक की बात नहीं कर रहा है, खाद की बात कर रहा है। खाद के उपयोग करने से पानी की क्षमता, पानी रखने की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो बताइए कि कौन सी मिट्टी का प्रकार है जिसको पानी रखने की क्षमता सबसे कम है? तो वह है बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को पानी रखने की क्षमता सबसे कम है, ठीक है। आगे जब देखिएगा इसमें कि कौन सी मिट्टी में खाद उपयोग करने पर पानी रखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बलुई या रेतीली मिट्टी। कैसे बढ़ेगा? जब इसमें हम लोग खाद डालेंगे इस मिट्टी में, तो उसकी मिट्टी में भुरभुरापन आएगा। तो जब इसकी मिट्टी में खाद डालेंगे तो खाद के कारण उसके जो पानी की जो ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक इसके विपरीत जो चिकनी मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। अगर चिकनी मिट्टी में खाद डालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे यहाँ पे ज़्यादा जो पानी जो रखता है वो चिकनी मिट्टी रखता है, इसको कम मात्रा में जल्दी इसको पानी अवेलेबल हो जाता है। तो चिकनी मिट्टी में खाद डालने पर खेत से जो पानी जो है वो जल्दी बाहर निकल जाता है, खेत से पानी जल्दी बाहर निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख गैस कौन है? यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की जितने सारे गैस हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, ये प्रमुख गैस की बात कर रहा है कि प्रमुख गैस कौन है। पिछले सेट में भी करवाया था तो 1-2 कमेंट आया था कि ग्रीन हाउस गैस में और सारे भी गैस हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से इस कारण से क्वेश्चन को डाला हूँ कि प्रमुख गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर इसका होगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस का प्रमुख गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का प्रमुख गैस है। आप इसी चैनल का प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए, जो पहले भी हमने जो करवा रखा है, इतिहास का हो, तीनों सेक्शन, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों का इतिहास करवाया हुआ है। साइंस आपका 9th आज कंप्लीट हो चुका है, जियोग्राफी आपका कंप्लीट है, वह भी आप कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी जो आपका सिलेबस में 10th तक है वह भी कंप्लीट हो चुका है, उसके भी 6-7 वीडियो, संविधान उसके भी 6-7 वीडियो राजनीतिक विज्ञान से प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट है, तो आप उस सारे क्वेश्चन को आप करिए, कहीं से भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। जनरल स्टडीज के पेपर में एकदम आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी के सतह पर पाया जाने वाला ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है? ठीक है, सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में, धातु के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। पृथ्वी के सतह यानी जो भूप्रपट्टी होता है, उस भूप्रपट्टी पे ऑक्सीजन जो होता है वह सभी रूपों में, इन सभी रूपों में पाया जाता है। सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है, धातु के भी रूप में पाया जाता है, और कार्बोनेट के रूप में और सल्फेट के रूप में, सभी रूपों में ऑक्सीजन हमारे सतह पर, जमीन के क्रस्ट पर मिलते हैं। तो ये जो आप हवा में देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये कैसे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जब पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर। ऑक्सीजन का जैविक अणु इनमें से कौन है? जैविक अणु इनमें से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वसा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और वसा, ये सभी जो है, न्यूक्लिक एसिड या वसा, ये सभी जो है, यानी 3 जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? ऑक्सीजन के जैविक अणु कहलाते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग इनमें से किस प्रक्रिया में नहीं होता है? ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। तो ऑक्सीजन का तो श्वसन के लिए तो उपयोग होता है, दहन के लिए भी उपयोग होता है। जैसे अगर आप आग को जलाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आग को बुझाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के भी निर्माण में वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसके जो भी रिलेटेड फैक्ट हैं वह यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलिए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 11 नंबर कि किस महासागर के ऊपर ओजोन परत में छिद्र का पता चला है? ठीक है,
आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ओजोन परत यानी ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ये जो छिद्र का पता चला है यह अंटार्कटिक महासागर पे पता चला है। हमारे जो धरती है, इस धरती पे 5 महासागर है। कितने महासागर है? 5 महासागर। कौन कौन? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये 5 महासागर है। इस पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी ध्रुव पे, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। इस क्वेश्चन को इसलिए हम थोड़ा लॉन्ग ले चल रहे हैं कि यह भी पूछ सकता है कि कौन से ध्रुव के पास, और यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव के पास जो देख रहे हैं साउथ पोल के पास, यहाँ पे है आपका अंटार्कटिक महासागर। और इसी अंटार्कटिक महासागर पे ओजोन में छिद्र का पता चला है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं। तो चलिए आगे करेंगे प्रैक्टिस सेट में, जब पर्यावरण से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे। ग्लूकोज में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना होता है? तो ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6। तो यहाँ पे ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने हो गए? 12 हो गए। यह भी पूछता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया किस रूप में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया यानी जीवाणु किस रूप में पाए जाते हैं? आप पिछले वाले सेट में देखे होंगे कि ये तो जो होता है एग्रीकल्चर खेतों में पौधों के साथ होता है, लेकिन प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म जो होता है, ये थंडर स्टॉर्म भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोगी होता है। ठीक है, जो जिसको त्वरित चालक कहते हैं, बिजली का गिरना, ये क्या करता है? यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोगी होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया किस रूप में पाए जाते हैं? स्वतंत्र रूप में, द्विबीजपत्री रूप में, फलीदार पौधे के जड़ों में, इनमें फलीदार पौधे के जड़ों में। तो यहीं पे इसका आंसर मिला हुआ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वह स्वतंत्र रूप में होते हैं और द्विबीजपत्री होते हैं। और क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पौधों के द्वारा प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया किसके परिवर्तन के स्वरूप होता है? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पौधों के द्वारा प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होता है, यह परिवर्तन होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमीनो अम्ल के कारण। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप प्रोटीन, ये क्या है? रिलेटेड किससे है? अमीनो अम्ल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिट्टी के अगर पैदावार को बढ़ाना है तो ह्यूमस का आवश्यकता होता है, और ये प्राप्त कैसे होता है? उर्वरक से, पोटेशियम से, सोडियम क्लोराइड से, जीवों के सारे टुकड़ों से, अपशिष्ट पदार्थों के मिश्रण से। तो ये जो जीवों के सड़े टुकड़े से जो डिकम्पोज वाले होते हैं, तो सड़े टुकड़ों से और अपशिष्ट पदार्थ जो यानी जो डिकम्पोज अपघटकीय पदार्थ जो होते हैं, वह मिट्टी के ह्यूमस की उर्वरता शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव वर्ग है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये सभी जो वर्ग हैं, ये सभी सूक्ष्मजीव वर्ग में आते हैं। इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एड्स नामक बीमारी शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? ठीक है, लसिका ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। एड्स की जो बीमारी होती है, इसमें मानव का कौन सा सेल इफेक्ट होता है? टी सेल। कौन सा सेल? टी सेल। और ये लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लसिका ग्रंथि को। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर कि मलेरिया से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव शरीर के किस भाग में सबसे पहले प्रवेश करते हैं? क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया ये शरीर के किस भाग में सबसे पहले इसके सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं? शरीर के किस भाग में सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर को काटने से? मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से। और ये कहाँ प्रवेश करता है? मस्तिष्क में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, लीवर में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत से। लीवर में ये सबसे पहले प्रवेश करता है, जो मलेरिया के परजीवी होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, और उसके बाद ये जाते हैं आरबीसी में। कहाँ जाते हैं? आरबीसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके जो परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? लेशमेनिया। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, इनमें क्षय रोग।
इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्षय रोग यानी टीबी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लेशमेनिया जो प्रोटोजोआ है, तो यहाँ से दो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, प्रोटोजोआ का भी क्लियर होगा और लेशमेनिया का भी क्लियर होगा। तो लेशमेनिया प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है वो कालाजार होती है, कालाजार, ठीक है। ये कालाजार किससे रिलेटेड है? प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? यानी जो टीबी, जो जिसे हम लोग टीबी कहते थे, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते थे, ये कौन से रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, हाथ, गुर्दा, अग्नाशय, ठीक है। तो ये करता है लंग्स यानी फेफड़ा को, किसको? लंग्स को, फेफड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले इनमें से कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है? चेचक रोग, एंथ्रेक्स रोग, मलेरिया, कालाजार। तो इसमें मलेरिया और कालाजार जो है ये दोनों प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि कोई छोटा बच्चा पतला दस्त, यानी अगर वो उसको लूज मोशन हो रहा है, पतला दस्त से अगर वो ग्रसित है, डिहाइड्रेशन से अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो किससे प्रभावित है? वायरस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, कवक से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? इसका आंसर होगा कि वह बच्चा वायरस से इफेक्टेड है। किससे इफेक्टेड है? वायरस से इफेक्टेड है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें और आप अपने सुझाव को कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोशिका जीवों को किस रासायनिक स्वरूप में पाया जाता है? कोशिका जीव किस रासायनिक स्वरूप में पाए जाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कोशिका जीव जो है वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड ये सभी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। तो ध्यान रखिएगा कोशिका जीवों की रासायनिक स्वरूप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड है। मानव में ध्वनि सुनने की आवृत्ति की औसत सुनाई पड़ता है, कितना हर्ट्ज तक मानव जो है वो सुन सकता है? ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहीं पे इसका आंसर मिल गया। 20 से लेकर 20,000 जो हर्ट्ज होता है तो उसे हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक होता है, 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक होता है, इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, कान इसको नहीं सुन सकता है। 20,000 से 20 से नीचे जो होता है, 20 से नीचे जो होता है यह इंफ्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक होता है यानी अविश्रव्य ध्वनि, और ये हो गया पराश्रव्य, और हम लोग जो सुन रहे हैं ये हो गया ऑडिएबल यानी श्रव्य ध्वनि। तो ये 20 से नीचे कौन सुनता है? तो ये 20 से नीचे जो एनिमल्स होते हैं ये सुनते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो वो ह्यूमन से पहले जान जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको 20 से नीचे उनके कान जो है वो सुन सकते हैं। चलिए आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है करेंगे। 25 नंबर। एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है सोनार, SONAR,